माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और दिस इज़ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ में जो आज का लेक्चर है दैट्स अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिनको हम DPSPs भी बोलते हैं। तो इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स का रिवीजन किया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का रिवीजन किया, प्रीएम्बल, वो सारा कुछ हमने किया। तो आज हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखेंगे। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या याद रखना है वो ये है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है दैट कम्स इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है, ठीक है। और आर्टिकल्स कौन कौन से डील करते हैं इसके साथ, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक। देखो मैं आपको सीक्वेंस बताती हूँ। मैंने आपको फंडामेंटल राइट्स का बोला कि फंडामेंटल राइट्स आते हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, और उसके बाद DPSPs का आर्टिकल आता है आर्टिकल 36 के लेके आर्टिकल 51 तक, और फंडामेंटल राइट्स आते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती है फिर आर्टिकल 51A में, ठीक है। तो आर्टिकल 12 to 35 डील करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डील करते हैं फंडामेंटल डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के साथ, और आर्टिकल 51A फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ डील करता है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में कि DPSP जो है वो पार्ट 4 में आ जाती हैं, और ये आते हैं अंडर आर्टिकल 36 to 51, ठीक है। इनको बोला जाता है नॉवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनको कॉन्स्टिट्यूशन के नॉवेल फीचर्स भी बोले जाते हैं। दीज आर कॉल्ड द नॉवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब DPSPs को हमने लाया कहाँ से? DPSPs को हमने लाया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSPs को लाया है। अच्छा, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है ना, ये इंस्ट्रक्शंस है, डायरेक्ट किया जाता है गवर्नमेंट को कि आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो दीज आर सिमिलर टू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जब ब्रिटिशर्स का यहाँ पे रूल चल रहा था तो उस टाइम पे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 उन्होंने लाया था, और उस डायरेक्टिव जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट था 1935 वाला एक्ट, उनमें जो भी डायरेक्टिव्स दिए गए थे, जो भी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, ये जो हमारा DPSP है ना बराबर उन्हीं के जैसे, उन्हीं डायरेक्टिव्स के जैसे हैं, उन्हीं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की जैसे हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक एक्ट लाया था जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 1935 वाला एक्ट, जहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चरल पार्ट भी लिया गया। तो वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शंस थी तो हमारी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है बराबर वैसे ही है, और दीज आर कॉल्ड द नॉवेल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पार्ट 4 में आती है। Together with the fundamental rights, they are termed as the conscience of constitution. इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को जब फंडामेंटल राइट्स के साथ हम लेते हैं तो फंडामेंटल राइट्स और DPSPs को इकट्ठे बोला जाता है कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। Directive principles of state policy denotes the ideals that the state should keep in mind. For example, आप बोलोगे मैम बेसिकली ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है क्या? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है ना, बेसिकली ये बोला गया है जब भी कोई गवर्नमेंट आती है और वो कोई भी लॉ बनाती है, कोई भी लॉ फ्रेम करती है, कोई भी रूल फ्रेम करती है, उनको रूल फ्रेम करने के टाइम, लॉ बनाने के टाइम ये DPSPs दिमाग में होनी चाहिए। मतलब जब भी वो लॉ बनाती है, जब भी गवर्नमेंट्स लॉ बनाती है, रूल्स बनाती है, वो लॉज इन्हीं के हिसाब से बनाए, DPSPs के हिसाब से ही बनाए, ठीक है। ये बोला गया कि ये डायरेक्टिव्स है गवर्नमेंट के लिए, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको, और इसलिए इसको रखा गया है पार्ट 4 में। इसको फंडामेंटल राइट्स के साथ इसलिए नहीं रखा गया है क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे कि ये गवर्नमेंट के लिए हर एक चीज़ जस्टेबल बना सकते। तो उस टाइम रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसके बाद बोला गया कि इसलिए फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको जस्टेबल बनाते हैं कि मतलब गवर्नमेंट को वो करना ही करना है, गवर्नमेंट को फंडामेंटल राइट देना ही देना है। और जो फंडामेंटल राइट्स के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उनको जस्टेबल इसलिए नहीं बनाया गया है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज उस टाइम पे नहीं थे। लेकिन ये बताया गया जब भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आएंगे, गवर्नमेंट को काम करना है, गवर्नमेंट को रूल्स लॉज बनाने हैं एज पर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो इसलिए इसको पार्ट 4 में रखा गया है। दीज आर नॉट जस्टेबल, दीज आर नॉट जस्टेबल। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला जस्टेबल वो चीज़ होती है जिसके लिए हम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वी कैन नॉट मूव टू द कोर्ट, सो दीज आर नॉट जस्टेबल, ठीक है। एंड फंडामेंटल दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज दे कम इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 36 to आर्टिकल 51 डील विद दिस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एंड दीज आर नॉट जस्टेबल, ये जस्टेबल नहीं है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अलॉन्ग विद द फंडामेंटल राइट्स, दीज आर टर्म्ड एज कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है।
बेसिकली ये बिल बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। इसमें इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम, एक डेमोक्रेटिक, मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट को क्या होना चाहिए इसमें बताया गया है कि इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। ठीक है, दे एम एट रियलाइजिंग हाई आइडियल्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये हमारे जो प्रियम्बल में दिए गए हैं ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, उनको ये क्या करते हैं, उन्हीं को रियलाइज़ करने के लिए, मतलब उन्हीं को ये प्रैक्टिकल शेप देते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो, अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे ना, तो वो एक इंसान को, एक सिटीजन को, एक इंडियन सिटीजन को पॉलिटिकल राइट्स देते हैं, पॉलिटिकली अवेयर करते हैं। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, DPSPs, ये इंसान को सोशली और इकोनॉमिकली भी ये करते हैं, सोशली और इकोनॉमिकली भी अवेयर करते हैं, सोशल और इकोनॉमिकली भी जो है पावर देते हैं। ठीक है, बिकॉज दीज आर फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द इंडिया। ये सोशल वेलफेयरिस्टिक होते हैं, सोशो इकोनॉमिक। ठीक है, दे एम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जितने भी आर्टिकल्स के अंदर जितने भी चीज़ें रखी गई है ना, वो यही रखी गई है कि एक जो DPSP है, ये कैसे एक स्टेट को वेलफेयरिस्टिक स्टेट बनाएगी। ठीक है, तो ये वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए डायरेक्टिव्स हैं। यहाँ पे देखो लिखिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉट जस्टिसेबल इन नेचर। इसका मतलब ये है कि दे आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आप बोलोगे कि मैम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिख के है, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहा है? क्योंकि ये जस्टिसेबल नहीं है, आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। गवर्नमेंट तब आपको ये प्रोवाइड करेगा जब गवर्नमेंट के पास उतने रिसोर्सेज होंगे, और जब भी गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होंगे तभी वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, और जब ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ आ जाएंगी लोगों के पास, ये बन जाएगी वेलफेयरिस्टिक स्टेट, है ना। जब लोग गवर्नमेंट के पास पैसे होंगे तभी तो वो ज़्यादा वेलफेयर के काम कर सकता है ना। शाबाश। सो देयरफॉर द गवर्नमेंट कैन नॉट बी कंपेल्ड टू इम्प्लीमेंट देम। तो ये जस्टिसेबल नहीं है, तो आप गवर्नमेंट को कंपेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो आर्टिकल 37 है ना, जो आर्टिकल 37 है वो हमें बताता है कि जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस। ये गवर्नेंस चलाने में फंडामेंटल है, मतलब जब भी आपको कोई गवर्नेंस का काम करना है आप इन्हीं के हिसाब से कर लीजिए। हमें आर्टिकल 37 ही बताता है कि जब भी गवर्नमेंट को कोई भी गवर्नेंस वाला काम करना है आप इसी के हिसाब से कर लीजिए। अब जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, इनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है कि कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस हिसाब से, उस हिसाब के बेसिस पे हमने इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, दूसरा है गांधीयन प्रिंसिपल्स, और तीसरा है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। 3 कैटेगरीज में हमने इनको डिवाइड किया है, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, गांधीयन प्रिंसिपल्स में एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। 3 ग्रुप्स में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ DPSPs को कैटेगराइज किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं कैटेगरी है, ये हमने खुद फिर बनाई है। इनको 3 ग्रुप्स में जो है डिवाइड किया है। सबसे पहले रखा है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, उसके बाद गांधीयन प्रिंसिपल्स, और उसके बाद लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। सम इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स क्या है DPSPs के? सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 38 की बात करेंगे, ये हमें बताता है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर। आपको एक जो आपकी कंट्री है ना, उसमें आपको सोशल ऑर्डर मेंटेन करना है, तब जाके लोगों का वेलफेयर आप प्रमोट कर सकते हो। उसमें आता है सोशल ऑर्डर भी, इकोनॉमिक ऑर्डर भी एंड पॉलिटिकल ऑर्डर भी आएगा। और आपको इनइक्वालिटीज़ कम करनी है, जो इनकम की इनइक्वालिटी होती है, स्टेटस की इनइक्वालिटी होती है, अपॉर्चुनिटीज़ में इनइक्वालिटी होती है, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने में इनइक्वालिटी होती है। इनइक्वालिटीज़ आप कम करो, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करो, ये हमें आर्टिकल 38 बताता है। ठीक है, आर्टिकल 37 हमें बताता है कि गवर्नेंस में अगर आपको कुछ करना है तो आपको एज पर द DPSP करना चाहिए, और आर्टिकल 38 बताता है हमें आप जो है इनइक्वालिटीज़ को कम करो और सोशल ऑर्डर मेंटेन करो। अगर हम फिर आर्टिकल 39 की बात करेंगे, और इसी के साथ साथ आर्टिकल 38 के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी और क्या है। जैसे आपके सिटीजन्स हैं इंडिया में, ठीक है, जो ही आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी, जो ही आपके पास ये रिसोर्सेज आएंगे, आपको क्या करना चाहिए? आपको अपने सिटीजन्स को लिवलीहुड प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है, जितने भी आपके पास मटेरियल रिसोर्सेज है उसको उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए अपने सिटीजन्स में। ठीक है, और आपको जो है कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ से बचना है कि कुछ लोग हड़प करेंगे चीज़ों को, उस चीज़ से आपको बचाना है।
और जो भी आपके यहाँ काम करते हैं ना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, जो जितना काम करेगा उसको उतना पे करो, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, ठीक है। और आपको जो वर्कर्स है या उनके बच्चे हैं उनको आपको बचाना है, उनकी हेल्थ को बचाना है, ये नहीं कि उनको कोई ये करे, एक्सप्लॉइट करे, ठीक है। और जितने भी बच्चे हैं ना उनकी हेल्दी डेवलपमेंट आपको प्रमोट करनी है। तो ये सब चीज़ें हमें आर्टिकल 39 में लिख के हैं। कौन कौन सी चीज़ें, ये जितनी भी मैंने आपको बोली कि आपको एडुकेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड प्रोवाइड करना है, आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज करना है, आपको वेल्थ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ बचाना है, आपको इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क प्रोवाइड करना है, आपको जो है जितने भी वर्कर्स हैं उनके बच्चे हैं उनके लिए डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, हेल्दी डेवलपमेंट को प्रमोट करना है। ये आर्टिकल 39 में दे के हैं। उसके बाद आर्टिकल 39A बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो इसलिए क्योंकि टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। तो जो जस्टिस है, इंसाफ दिलाने का काम, वो भी इक्वली आपको प्रमोट करना है और लीगल एड प्रोवाइड करना है, आपको गरीबों के लिए लीगल एड प्रोवाइड करना है। तो ये हमें आर्टिकल 39A में बताता है कि जो भी गरीब बंदे हैं उनके लिए लीगल एड प्रोवाइड करना है। जो आर्टिकल 39A है ये पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। आर्टिकल 39A ऐड किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 से। जो आर्टिकल 39A है उसको ऐड किया गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। उसके बाद आर्टिकल 41 की अगर हम बात करेंगे तो ये हमें बताता है कि जो भी सिटीजन्स हैं राइट टू वर्क उनको प्रोवाइड होना चाहिए, आपको उनको एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट अगर है उनमें असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, अगर ओल्ड एज कोई है उनके लिए काम करना चाहिए, कोई बीमार लोग हैं उनके लिए काम करना चाहिए, डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए काम करना चाहिए, हमें आर्टिकल 41 बताता है, ठीक है। मूविंग टू द आर्टिकल 42 क्या हमें बताता है, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ फॉर वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ। आपको जो है काम की जगह पे या मैटरनिटी रिलीफ की जगह पे कंडीशंस को सही बनाना है, कंडीशंस को ठीक ठाक बनाना, ये हमें आर्टिकल 42 बताता है। उसके बाद आता है आर्टिकल 43A, ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, इसको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड किया गया, किसको 43A को। 43A हमें क्या बताता है, टू टेक स्टेप्स टू सिक्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट में जो है आपको जो वर्कर्स वहाँ पे काम करते हैं ना इंडस्ट्रीज़ में, उनको मैनेजमेंट में उनकी पार्टिसिपेशन करानी है, मतलब उनकी भी डिसीजन मेकिंग में उनका हिस्सा होना चाहिए, उनका रोल होना चाहिए, उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। तो आर्टिकल 43A जो है इसको भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया। अगर हम आर्टिकल 40 की बात करेंगे ना, आर्टिकल 40 हमें बताती है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो देम विद नेसेसरी पावर्स। आप विलेज पंचायत बनाओ और उनको पावर्स दो जो जिससे वो अच्छे से काम कर सके। तो आर्टिकल 40 बेसिकली गांधी जी का एक ख्वाब था और आर्टिकल 40 को फिर एक रियलिटी बनाने के लिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिससे एक पंचायत का चैप्टर ही लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 40 हमें बताता है टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एंड एंडो विद देम विद नेसेसरी पावर्स, ठीक है। अब अगर आर्टिकल 43 की बात करेंगे, ये हमें बताता है टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्रीज ऑन एन इंडिविजुअल और कोऑपरेशन बेसिस इन रूरल एरियाज, कि रूरल एरियाज में आप कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती है जो वो अफोर्ड कर पाएंगे उसको प्रमोट करो। उससे वजह से क्या होगा, रूरल एरिया के लोग जो है ना वो गरीबी से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। और हमें एक और चीज़ इसमें क्या बताई गई है, आर्टिकल 47 अगर हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? आर्टिकल 47 हमें बताता है टू प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। जितने भी चीज़ें, पीने की चीज़ें, खाने की चीज़ें जो हार्मफुल टू हेल्थ होती हैं, है ना, कोई जैसे नशे वाली कोई चीज़ होती है, उसको प्रोहिबिट करो, उसको प्रमोट नहीं करो, ये हमें आर्टिकल 47 बताता है। अच्छा, आर्टिकल 48 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 48 हमें क्या बताता है, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउज और अदर मिलिच एंड ड्रॉट कैटल टू इम्प्रूव देयर ब्रीड्स। जितने भी गायें हैं या उनके बच्चे हैं, गाय है, गाय ज़्यादातर, क्योंकि उनको जो ज़बह करते हैं ना उसको बचाना चाहिए, क्योंकि उनकी ब्रीड को वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें इम्प्रूव करना है, सो दैट कि वो हमें एग्रीकल्चर में काम आते हैं। तो उसका जो काउ स्लॉटरिंग है वो भी हमें प्रोहिबिट करना है। तो आर्टिकल 48 हमें बताता है। आर्टिकल 44 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44 हमें बताता है कि जितने भी सिटीजन्स हैं हमारे पास इंडिया में, उनका यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। किन के लिए? सिटीजन्स के लिए। मतलब जो जितने भी उनकी सिविल लॉज होनी चाहिए ना, इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, उनके सिविल लॉज सेम होने चाहिए। मैरिज का लॉ, एडॉप्शन का लॉ, ठीक है।
उसके बाद आर्टिकल 45 है, इसको ऐड किया गया बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। बेसिकली पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन में था, इसको ये किया गया, इसको अमेंड किया गया इस आर्टिकल का जो है स्टेटमेंट चेंज किया गया। आर्टिकल 45 के अंडर रखा गया टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21A जो है उसको हमने 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड किया, और जो हमें बताता है एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी है 6 years से 14 साल तक। उसी वजह से फिर आर्टिकल 45 में क्या रखा गया कि जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर मतलब हो गया 6 साल तक बच्चे को आपको क्या करना है, उसका केयर प्रोवाइड करना है। जैसे आपने देखा होगा आंगनवाड़ी सेंटर्स रखे हैं गवर्नमेंट ने, तो ये सारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। अगर वो आंगनवाड़ी सेंटर रखेंगे भी नहीं तो गवर्नमेंट को कोई कोर्ट में नहीं घसीट के ले जा सकता, क्योंकि ये DPSP है। लेकिन हाँ, अगर गवर्नमेंट स्कूल नहीं होगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का होना फंडामेंटल राइट्स में आता है। आर्टिकल 21A में आता है 6 साल से 14 साल तक वाला, वो आता है फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन जो 6 साल तक वाले बच्चे हैं उनको चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना वो किस में है, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है अंडर आर्टिकल 45। इसको चेंज किया गया स्टेटमेंट को बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 50 की अगर हम बात करेंगे, ये हमें बताता है टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को सेपरेट करो, मतलब जो लॉ इंप्लीमेंट करेगा ना उसके अंडर उसके हाथ में जुडिशल पावर्स नहीं रहो। क्यों? जो लॉ बनाता है, जो लॉ एग्जीक्यूट करता है, वो थोड़ी बोलेगा कि मैंने गलत किया। जो फंड्स को खर्च करेगा वो थोड़ी बोलेगा मैंने खुद करप्शन किया। तो इसमें सेपरेट रखो, एग्जीक्यूटिव पावर अलग रखो, जुडिशल पावर अलग रखो, और एग्जीक्यूटिव जब काम करेगा उस पर नजरसानी जुडिशरी करेगी। ठीक है, अब कोई थोड़ी अपनी केस में जज बन सकता है। ठीक है, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस, ये आता है आर्टिकल 51 में। आर्टिकल 51 हमें बताता है कि आप इंटरनेशनली जो है पीस कायम करो, अमन कायम करो, और आप अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करो। ठीक है, अपने जो बाकी नेशंस है ना उनके साथ अच्छी ऑनरेबल रिलेशंस रखो, अच्छे रिलेशंस रखो दूसरे नेशंस के साथ। ये हमें आर्टिकल 51 बताता है कि इंटरनेशनल पीस और ठीक ठाक जो है रिलेशंस रखो बाकी नेशंस के साथ, हमें आर्टिकल 51 में आता है। जैसे यहाँ पे फिर से लिखा है कि 86th वाला जो अमेंडमेंट एक्ट था 2002 का, उसने सब्जेक्ट मैटर चेंज किया आर्टिकल 45 का, क्योंकि पहले आर्टिकल 45 में लिखा था 6 साल से 14 साल तक वाला एजुकेशन, लेकिन फिर हमने उसके लिए आर्टिकल 21A लाया जो कि हमने फंडामेंटल राइट में रखा। इस वजह से ये 45 आर्टिकल है ना, इसमें हमने चेंज किया एज को, हमने लिखा अप टू द 6 years अर्ली चाइल्डहुड केयर। ठीक है, उसके बाद जो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया ना, उसने कोऑपरेटिव्स के रिलेटेड एक जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया, जिसमें टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन ऑटोनमस फंक्शनिंग ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो आर्टिकल 43B जो है ये हमने 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में से ऐड किया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में। तो 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने आर्टिकल 43B को ऐड किया। ये जो DPSP है ना, DPSP है एक तरह से इंस्ट्रक्शंस है स्टेट को, गवर्नमेंट को। तो इन शॉर्ट हमने क्या देखा, हमने देखा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो पार्ट 4 में आती है कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 36 के लेके आर्टिकल 51 तक इसके साथ डील करता है। दे प्रमोट वेलफेयर स्टेट ऑफ इंडिया, वो हमें सोशल इकोनॉमिक जो है सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं। वो बोलते हैं कि जितना गवर्नमेंट के पास रिसोर्स आएगा और जब भी कोई गवर्नमेंट गवर्नेंस में कोई भी इनिशिएटिव लेना चाहेगा, उसके माइंड में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी होनी चाहिए। जितना हमारे पास रिसोर्स होगा और हम नई स्कीम्स बनाएंगे वो हमें DPSP के अकॉर्डिंगली बनानी चाहिए। जैसे विलेजेस में पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, जितनी भी मुज़र है सेहत के लिए चीज़ें, ड्रिंक्स, उनको बंद करना, अर्ली चाइल्डहुड केयर 6 साल तक के लिए बच्चों के लिए अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोवाइड करना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, अगर बेरोजगारी है उसमें हेल्प करना सिटीजन्स को, ये सब कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आती है। लेकिन ये जस्टेबल नहीं है कि आप गवर्नमेंट को कोर्ट में ये नहीं ले जा सकते हो कि आपने DPSP प्रोवाइड नहीं की। हाँ, जितनी भी चीज़ें फंडामेंटल राइट्स में आती है ना, उसके लिए आप गवर्नमेंट को कोर्ट में ले जा सकते हैं, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के लिए नहीं। क्योंकि जब आज़ादी हासिल हुई इंडिया को, उस टाइम पे इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे कि वो एक तो फंडामेंटल राइट्स भी प्रोवाइड करता और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी प्रोवाइड करता। इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को पार्ट 4 में रखा गया और नॉन जस्टेबल रखा गया। ठीक है, तो आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक डील होता है, और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 43rd आर्टिकल ऐड हुआ, और 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ किसका, आर्टिकल 45 का।
ठीक है। और आर्टिकल 39A जो है, जो हमें बताता है लीगल एड प्रोवाइड करो, आप जो है अपने वकीलों की जो है एड प्रोवाइड करो गरीब लोगों को, वो 39A में आता है जो हमें ये बताता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ओवरऑल रिवीजन हुआ होगा इससे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का, और हमने उनको कैटेगराइज किया है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स में, गांधीयन प्रिंसिपल में और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में, ठीक है। और अब गाँवों में, विलेजेस में ऑर्गेनाइज को इस करना, पंचायत को ऑर्गेनाइज करना, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ये सब कुछ सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की बात करते हैं और वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।